सलाम लाहौर सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और बाहर मौसम है जी। बारिश का सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो यकीनन आप मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट्स देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बाहर मौजूद हैं वो मौसम कैसे एंजॉय कर रहे हैं उन रिपोर्टर से अपडेट्स भी आपको लेकर देंगे। अभी चलते हैं टुडेज़ इवेंट्स की जानिब और आज हमारा इवेंट है जी फोटोग्राफी शॉर्ट कोर्स है वीकेंड पर और वेन्यू है इसका द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन लाहौर। टाइमिंग है 11 बजे। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, बेहंगम लाहौर नामंजूर, रायवंड से मुल्तान रोड तक नई हाउसिंग स्कीमें बंद, फिरोजपुर गजुमता कहना के मजीद 34,000 एकड़ रिहायशी मकासद के लिए मुख्तस। दूसरी टॉप स्टोरी, स्कूल खुलने में चंद रोज बाकी, गार्ड रखे गए, न सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल किए गए। बिजली की लटकती तारों ने बाप और 2 बच्चों की जान ले ली। और आखिरी टॉप स्टोरी, हुकूमत मसाइल हल करे वरना मिलें बंद कर देंगे, चेयरमैन एफ्टमा। जी, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स इमरान यूनुस और जुनैद रियाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले हमारी आज की लीड स्टोरी, बेहंगम लाहौर नामंजूर करार दे दिया गया है, रायवंड से मुल्तान रोड तक नई हाउसिंग स्कीमें बंद करने का फैसला किया गया। सिमल बिल्कुल, लेकिन मैं हैरान हूँ कि LDA की जानिब से ये जो फ़ैसला किया गया है इसमें इतनी ताख़ीर क्यों की गई है, क्योंकि अगर आप देखें कि रायवंड से मुल्तान रोड की, ये LDA की अपनी रिसर्च है कि रायवंड से मुल्तान रोड पे पहले से 100 से ज़ायद ऐसी हाउसिंग स्कीमें ऑलरेडी बनी हुई हैं जो अप्रूव नहीं है और वहाँ पे लोग बनाते चले जा रहे हैं। अब इन्होंने नो डाउट इन्होंने फ़ैसला किया है कि जी अब जो है वहाँ पे नई स्कीमें नहीं बनाई जाएंगी। भाई जगह होगी तो अब कोई बनाएगा ना, वहाँ पे तो पहले ही जो है वो इलीगल स्कीमें जो हैं वो बनी हुई हैं जिनके नक्शे आपने पास नहीं किए। रायवंड से अगर बात की जाए मुल्तान रोड तक तो सिर्फ 3 से 4 ऐसी स्कीमें हैं जिनको अप्रूव किया हुआ है LDA ने, वो बड़ी बड़ी स्कीमें, और वो जैसे भी अप्रूव हुई हैं या जैसे करवाई गई हैं वो एक अलहदा इशू है। लेकिन अगर बात करें उन स्कीमों की जो वहाँ पे बन चुकी हैं, अब तो वहाँ जगह ही नहीं है। आपने रोड कुशादा कर दी, वहाँ पे ऑलरेडी जो स्कीमें बनी हुई हैं और उसके बाद जो है वो आप अब ये कह रहे हैं कि यहाँ मज़ीद नई स्कीमें नहीं बन सकती। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात की जाए, जो इसी खबर का दूसरा हिस्सा है कि अगर फिरोजपुर रोड गजुमता काना की जो मज़ीद 34,000 एकड़ अराजी है जो खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर जो है उसको रिहायशी स्कीमें बनाने के लिए अच्छा कर दिया है कि शहर जो है अब वसी होगा। लेकिन असल बात यह है कि मुनासिब प्लानिंग नहीं है। जब ये रायवंड रोड चूँकि अहम रोड है और वो बहुत अब कमर्शियल कारोबारी सरगर्मियों के लिए भी अब वो यूज़ हो रहा है, वहाँ पे जो ऑलरेडी पहले स्कीमें बनी, आपने उनको फोर्सफुली क्यों नहीं रोका? पहले आपने बनने दिया, उन्होंने नक्शे सबमिट करवाए। बाज़ तो ऐसी स्कीमें हैं कि उन्होंने स्कीमें बनाने के बाद जो है वो नक्शे अप्रूवल के लिए दिए हैं, उस पर आप एतराज़ लगा देते हैं कि भाई आपने नक्शे के बगैर अपनी स्कीम नहीं बनाई लिहाजा आपकी स्कीम अप्रूव नहीं होगी। भाई आप हुकूमत हैं और वो कोई सुई में धागा डालना तो है नहीं कि छुप छुप आके कोई भी कर ले। एक बड़ी बड़ी स्कीमें जो है वो आपके सामने बन रही हैं और आप प्लॉट्स होते हैं बॉदर नहीं करते। बिल्कुल जुनैद, आपका क्या पॉइंट है? अच्छा, शहर में इतनी रिहायशी स्कीमें हैं कि हमें खुद नहीं पता कि कौन सी स्कीम कहाँ है, और इस हवाले से जो इकदाम किए गए हैं LDA की जानब से ये बहुत अच्छे हैं। पहले फ़ाइलें बेची जाती थी और फाइलें बेच के जो है लोगों के पैसे डूब जाते थे।
ऐसी स्कीमें हैं 100 से ज़ायद अनरजिस्टर्ड, जहाँ पर लोगों के लिए आसान इकसात पर जो है वो रहायशी स्कीमें शुरू की जाती हैं, उन्हें प्लाट बेचे जाते हैं, उन्हें फ़ाइलें दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद प्लाट जो हैं उनको नहीं दिए जाते और फिर वो एहतजाज पर मजबूर होते हैं। और अब 3-3 4-4 हाथों बिकी होती है। यकीनन अब बाउंड्री जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है एलडीए की जानब से। यहाँ पर लेक सिटी खायबान अमीन की बाउंड्री है, फिर डीएचए रहबर और काना काछा में जो एलडीए सिटी है उससे आगे जो है वो ग्रीन एरिया करार दे दी गई, और इससे अंदर जो है वो अब किसी रिहायशी स्कीम को जो है वो रजिस्ट्रेशन उनकी और फिर इससे नहीं की ऑलरेडी जाएगी। वहाँ पर जो मौजूद स्टैब्लिश्ड रिहायशी स्कीमें हैं उनको भी नुकसान पहुँचता है। बिल्कुल इसी असल तरह में उनके असल हवाले में से बात जो यह है facilities हैं वो भी कि ये ठोकर वाली साइड ही क्यों यहाँ पर रिहायशी आबादियाँ बन रही हैं। असल बात यह है कि जाती उम्रा के इर्द गिर्द जो है वो घर बनना शुरू हो गया। असल तकलीफ ये है, जो जाती उम्रा में घर बनना शुरू हो गए हैं और उन्होंने उसको रोकने के लिए अब 34,000 एकड़ जो है वो फिरोजपुर रोड पर जो है और ज़मीन एक्वायर किया और उसको रिहायशी स्कीम करार दे दिया गया, ताकि वहाँ पर अब रिहायशी स्कीमें बने, लोग यहाँ पर जो है वो जाती उम्रा में रायवंड में घर ना बनाएं, ताकि उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो मामलात हैं वो ठीक रहें, बाकी लोग जो हैं वो जहाँ मर्जी जाकर यानी कि उनका जो किला है जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द कोई ना जाए। आप इस पॉइंट पे क्या बिल्कुल कहेंगे? ये देखें, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ये चीज़ जो है वो सुनने में सामने आ रही है कि इतनी अहम रोड पे और इतने तवील फासले तक जो है वो पाबंदी लगा दी गई है कि अब यहाँ पर रिहायशी स्कीमें जो हैं वो नहीं बनेंगी। यकीनन जुनैद का पॉइंट जो है वो भी वैलिड हो सकता है, चूँकि जाती उम्रा है और भाई हुकूमत है, कुछ भी कर सकती है, तो इर्द गिर्द जो है वो रिहायशी स्कीमें जो हैं वो बनना शुरू हो गई। पहले तो वहाँ पे ऑलरेडी लोगों के फॉर्म मौजूद है ना। अगर जाती उम्रा की सिर्फ बात करें, जैसे जुनैद ने बात की उसी तनाजुर में कि जाती उम्रा के इर्द गिर्द लोगों के फॉर्म है, और अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ जा रहे हैं और इसी बिज़नेस को जो है वो तरजीह दे रहे हैं। तो ये भी बात किसी हद तक ठीक है कि शायद पाबंदी जो है वो सिर्फ इस वजह से लगाई गई है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि यार ये देखें कि जो सोसाइटी ऑलरेडी बनी हुई है वहाँ पे अगर किसी ने कोई घर खरीद लिया है या फाइलें खरीद ली हैं, वो बेचारा जो है वो नक्शा अप्रूव नहीं करवा सकता। पब्लिक का क्या कसूर है? देखिए, इस चीज़ को रोकना जो है वो भी एलडीए की जिम्मेदारी है ना, क्योंकि भाई अब एलडीए ने ही इजाज़त देनी है तमाम स्कीमों को, लेकिन जब आप इजाज़त नहीं दे रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी आपका नक्शा सिर्फ इसलिए पास नहीं कर रहे कि वो बाय लॉज की खिलाफ वर्जी है, बाय लॉज के खिलाफ बना है, तो आप फोर्सफुली उनको रोकते। अब जो है वहाँ 100 से ज़ायद स्कीमें जो हैं वो ऐसी पड़ी हुई हैं जो बगैर नक्शे के कायम है। अच्छा, ये स्कीमें बनाने की इजाज़त किसने दी है? इनमें नून लीग के जो बड़े लीडर हैं वो शामिल हैं, जैसे सैफुल मुल्क होकर जोहर टाउन में ज़मीनों पर कब्ज़े और उनकी खरीदो फरोख्त में जो है इन लोगों ने जो है वो ज़मीनें जो हैं वो बेची हैं और सोसाइटियाँ वहाँ पे बनाई हैं, और सियासी असर सूख शामिल होता है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है आपकी डिपार्टमेंटल कारकर्दगी पर कि अगर हाउसिंग स्कीमें बना रही हैं तो जैसे इमरान भाई ने कहा कि नक्शे अप्रूव नहीं किए जाते, और फिर जब सोसाइटीज़ मुकम्मल हो जाती हैं उसके बाद जाके इनको कहीं होश आता है कि अच्छा ये तो हमसे अप्रूव नहीं था, तो उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाती है, पहले से क्यों नहीं की जाती। खैर, अब ये फैसला किया गया है, देखते हैं किस हद तक इस पर इम्प्लीमेंट करवाने में एलडी और बाकी डिपार्टमेंट्स जितने भी मुतल्लिका हैं वो इसमें कारआमद साबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं जुनैद, अगली खबर आपकी है। स्कूल खुलने में चंद रोज़ बाकी, गार्ड रखे गए ना सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। अब फिर से बिल्कुल रिलैक्स होकर इन्होंने पूरे 3 महीने ये जितनी छुट्टियां हुई थी वो गुजारे हैं। अब स्कूल दोबारा खुलना शुरू हो गए, इनको अभी तक याद नहीं आया कि क्या अमन अमान की सूरत हाल है, सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह से इसको टैकल करना है, क्या महकमा तालीम क्या कर रहा है? असल में इन्होंने 2 दफ़ा पहले एडवर्टीज़मेंट दी। पहली दफ़ा अखबार में इश्तिहार दिया, बंदे नहीं रखे गए, फिर दूसरी दफ़ा इश्तिहार दिया, दूसरी बार भी नहीं रखे गए, अब तीसरी बार जो है ये फैसला किया गया। असल में क्वालिफ़िकेशन का इशू है। एक तो रिटायर्ड फौजी हो, मैट्रिक पास हो, और उसको तनख्वाह क्या दे रहे हैं 10,000 रुपये। तो ये वो चीज़ें हैं जो इन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको बंदा नहीं मिल रहा, और जो तनख्वाह है वो भी इंतहाई कम है। और 3 महीने गवर्नमेंट ने कहा कि चलो यार ये छुट्टियाँ हैं तो ये प्राइवेट तौर पर जो है वो गार्ड्स रख के जो है वो गुजारा कर लें, लेकिन अब जब स्कूल खुलेंगे तो अभी जो तक जो है वो भर्तियाँ नहीं हुई, और जिनके लिए वो जिन लोगों ने दरखास्तें दी उन दरखास्तों के ऊपर है ईडीयू एजुकेशन और डीसीओ के दरखास्त साइन होना बाकी हैं, वो साइन नहीं किए गए। तो अब दोबारा से ऐड देने का फैसला किया गया। तो ये बच्चों की सिक्योरिटी जो है ये प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है ये सिक्योरिटी गार्ड्स बनने चाहिए, और 332 से ज़ायद स्कूल हैं शहर में। तो आप प्राइवेट स्कूलों के बाहर तो देखेंगे 2-2, 3-3 सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन सरकारी स्कूलों में एक भी नहीं मिलेगा। और जो क्यों? अच्छा, इसकी क्या वजह है? मतलब उन्होंने इश्तिहार भी दिया, अब तीसरी मरतबा कहा जा रहा है कि इश्तिहार दिया जाएगा ताकि लोग आके अप्लाई करें। क्यों लोग रिलक्टेंट होते हैं सरकारी स्कूलों में नौकरी के लिए? एक तो टाइमिंग बहुत है। अगर वो सिक्योरिटी गार्ड को 10,000 रुपये मिल रही तो वो बैंक में क्यों नहीं जॉब करेगा, वहाँ पर एसी भी है।
तो ये सारा दिन ड्यूटियाँ, 24 घंटे ड्यूटियाँ, मतलब सुबह से शाम तक और फिर शाम से फिर सुबह तक। तो 10,000 रुपये में 24 घंटे के लिए आपको कहाँ से सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, और वो भी रिटायर्ड फौजी। सही। तो वो इसलिए प्रेफर नहीं करते इस डिपार्टमेंट में भर्ती होना। एक तो तनख्वाहें कम है और दूसरा जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती जो मिलनी चाहिए। अच्छा इमरान भाई, आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, हम अगर सिक्योरिटी इंतजाम की बात करें तो सिमल इस वक्त लाहौर में जो ए और A+ कैटेगरी के स्कूल हैं उनकी तादाद 332 है। जो सिक्योरिटी इदारों या खुफिया इदारे जो हैं उनकी जो रिपोर्ट ज़िला इंतज़ामिया को मौसूल हुई है उसके मुताबिक 75 स्कूल 75 A और A+ कैटेगरी के ऐसे स्कूल हैं जिनके सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल नहीं हैं। अच्छा, सिक्योरिटी इंतजाम में नो डाउट गार्ड जो है, जैसे कि जुनेद बात कर रहा है, वो भी शामिल है। इसके साथ अगर बात की जाए, बाउंड्री वॉल है और वॉक थ्रू गेट्स हैं, मेटल डिटेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं। अभी तक 75 ऐसे स्कूल हैं जिनके अगर मैं नाम लेना जो है वो मुनासिब इस वजह से नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, इस वजह से कई अहम स्कूल हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनके कैंट में हैं और जितने भी पोश एरियाज़ है गुलबर्ग में, वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी जो है वो बेहतर नहीं है। अच्छा देखें, बात ये है कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ज़िम्मेदार नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो ज़िम्मेदार हैं। देखें ना, जब ज़िला इंतज़ामिया ने या हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया कि तमाम स्कूल जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल करेंगे, इन्होंने अपनी फ़ीसों में जो है वो बच्चों से जो है वो सिक्योरिटी के नाम पर जो है फ़ंड्स लेना शुरू कर दिए। आपने फ़ंड्स ले लिए, उसके बावजूद जो है वो अभी तक इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल नहीं किए जा सके। तो लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो एक डेडलाइन दी गई है मंडे तक की, कि अगर मंडे तक ये A और A+ कैटेगरी के जो स्कूल हैं 75 जिन्होंने अपने सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल नहीं किए, इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। बेसिकली मसला जो है वो ये है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो गवर्नमेंट को किसी खाते में लाते ही नहीं है, ना ही समझते हैं। उन्हें पता है कि गवर्नमेंट जो फोर्सफुली जब कुछ करवाना चाहेगी, हम हड़ताल पे आ जाएंगे, हम स्कूल बंद कर देंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसे आपको पता है छुट्टियों से पहले मसाइल हुए। जुनेद बता रहे थे कि आप जब उसमें प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूलों से कंपेयर करते हो तो प्राइवेट स्कूलों की सिक्योरिटी कंपैरेटिवली बेहतर है। नो डाउट बहुत बेहतर है, स्कूलों में तो कोई बॉदर ही नहीं कर रहा। देखिए ना, यही बात है ना कि गवर्नमेंट जो है वो अभी अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो नो डाउट उन लोगों ने बेहतरीन सिक्योरिटी गार्ड जो है वो रखने हैं, हर किस्म के जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो बेहतर करने हैं। अगर सरकारी स्कूलों की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि अब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके स्कूल प्राइवेट बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते, वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। और अगर गवर्नमेंट स्कूलों के देखें ना, जैसे इसकी खबर है कि सिक्योरिटी गार्ड तक रखे जा सके, तो इसका मतलब है कि खुदा ना खास्ता वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हादसा पेश आए। इनको अकल के नाखून ले लेने चाहिए, होश के नाखून ले लेने चाहिए। बहुत हो गया, अब सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो घरों से तालीम हासिल करने जा रहे हैं और अगर उनको सिक्योर फ़िज़ा नहीं मिलेगी तो वो कभी भी अपने काम में परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से शो नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, हम मज़ीद ख़बरें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम की सूरत हाल जानते हैं। अली अकबर हमारे साथ मौजूद होंगे। अली, सुना है बार बहुत बारिश हो रही है, कैसा मौसम है? ये बिल्कुल सिमल, इस टाइम लाहौर में जो है वो मूसलाधार बारिश है और उसके साथ साथ जो है वो बहुत तेज़ हवा चल रही है, जिसके बायस लाहौर का मौसम जो है खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तकरीबन सारा दिन ही जो है ये बारिश का सिलसिला जारी रहे। लाहौरी जो है वो इस बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। अगर हवा की बात करें तो महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो है बारिश के साथ साथ जो है वो हवा भी चलने के इम्कानात है, जिसकी वजह से जो है वो दर्जा हरारत ना सिर्फ कम होगा बल्कि आज जो लाहौरी हैं वो इस मौसम से जो है काफ़ी इंजॉय कर सकेंगे। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, ये आज रात गए तक जारी रहेगा। इस टाइम अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर शहर में जो है वो मूसलाधार बारिश है, उसके साथ साथ सर्द हवा जो है वो भी चल रही है। जी अली, ये बताइएगा क्या ये आइसोलेटेड बारिश है जो सिर्फ कुछ इलाकों में हो रही है या पूरे लाहौर में ही ऑलमोस्ट बारिश बरस रही है और लाहौरी बारिश को एंजॉय कर रहे हैं? तेज़ है और बाज़ जगह जो लाहौर शहर के दीगर इलाके हैं जिसमें दीगर जोहर टाउन का जो इलाका है वहाँ पर जो है वो यही बताया जा रहा है कि इस तरह जिस तरह जहाँ पे जेल रोड पे तेज़ बारिश हो रही है इस तरह तो तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन वहाँ पे सर्द हवा ज़रूर चल रही है और हल्की बारिश जो है वो वहाँ पे बरस रही है। जी सही। तो क्या हब्स के हवाले से क्या पेशन गोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से? ऐसा तो नहीं होगा कि जब बारिश ख़त्म होगी हवा भी बंद हो जाएगी और फिर हब्स हो जाएगा?
है वो हवा और बारिश की पेशन गोई है। उनका यही कहना है कि आज जो है वो हबस होने का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज सारा दिन जो है वो वक्फे से जो है वो बारिश होती रहेगी। उसके साथ साथ हवा की अगर हम बात करें तो उनका यही कहना है कि आज हबस होने का चांस नहीं है, हवा जो है वो बारिश के साथ होती रहेगी, चलती रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे और अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे जी, आज हब्स ना ही हो, सारा दिन मौसम खुशगवार रहे और ये जो रहमत है वो तमाम लोगों के लिए रहमत की तरह बरसती ही रहे। मज़ीद खबरें भी हम डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और अगली स्टोरी हमारी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एप्टमा के रहनुमाओं की जानिब से, इमरान भाई, और हुकूमत ने मसाइल हल ना किए तो मिल्स बंद कर दी जाएंगी। ये वार्निंग जो है वो हुकूमत को एप्टमा की तरफ से अब मिल गई है। बिल्कुल, देखें जी, एप्टमा जो है वो एक बहुत अहम इदारा जो है वो मुल्की मईशत में तस्वुर किया जाता है और नो डाउट इनके मसाइल जो हैं हमेशा देखा जाए बहुत कम मसाइल इनके मोस्टली सामने आते हैं अनटिल अनलेस जब तक ये लोग जो हैं ये फील नहीं करते कि अब जो है वो मिलें बंद होना शुरू हो गई हैं या मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर रहा, तब ये जो है वार्निंग देते हैं। और ये जो कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये भी इसी चीज़ का हिस्सा लग रही है कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात ये की कि हुकूमत जो है वो बरामदात बढ़ाने की बजाय कर्ज़ों पर इन्हिसार कर रही है। गैर बैरून ममालिक से कर्ज़े जो हैं वो हासिल किए जा रहे हैं और जिससे नो डाउट मुल्की मईशत पर भी बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। बड़ी अच्छी बात जो है वो इनकी जानिब से मुझे ये लगी है कि ये हुकूमत को कह रहे हैं कि भाई आप हमारे मसाइल हल करें, हम अपनी बरामदात जो है वो बढ़ाते हैं ताकि मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा कर सकें। अब कर्ज़ों की अगर बात करें तो जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, ये पहले दूसरी हुकूमतें जब थीं बरसर इक़्तिदार थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो तब मुस्लिम लीग नून जो है तब उन पे इल्ज़ाम आयद करती थी कि भाई इनका कशकोल जो है वो हम तोड़ेंगे आकर, ये कर्ज़े हासिल कर रहे हैं। और इस गवर्नमेंट की भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि बजाय अपने वसाइल जो हैं उनको इस्तेमाल करके बरामदात जो है वो बढ़ाने की बजाय आप जो है वो कर्ज़े हासिल कर रहे हैं। और जैसा कि एप्टमा की जानिब से कहा यह गया है कि मिल जो है वो एक रोज़ के लिए बंद कर दी जाएंगी। अगर पूरे मुल्क की मिलें जो हैं वो बंद हो गई तो इससे बड़ा गहरा असर पड़ेगा। जिम्मेदार कौन होगा? जो 3-3 शिफ्टों में उन मिल्स में काम कर रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन होंगे? मसाइल तो जेन्युइन है, उनके रिसोर्सेज कम हैं, किस तरह वो अपनी प्रोडक्शंस बेहतर बनाएं? जाहिर है कोई अपना नुकसान और ऑलरेडी वो नुकसान बर्दाश्त करके भी काविशें कर रहे हैं इस मुल्क की मईशत के लिए, कारोबार चलाने के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए। हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं दे रही इस साइड पर? 200 अरब रुपए के जो सेल्स टैक्स हैं वो रिफ़ंड नहीं हो रहे और ये मसाइल है। बिजली बहुत महंगी है, जो इंडस्ट्री को जो इस रेट पे बिजली दी जा रही है वो रेट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही इंडस्ट्री। तो बाहर के मालिक में तो देखा गया कि फ्री जो है वो बिजली दी जाती है इंडस्ट्री को कि वो अपनी प्रोडक्शन में इजाफा करें और उससे जो है वो सेल्स टैक्स उस पर लगा कर जो है वो प्रॉफिट कमाएं। लेकिन हुकूमत जो है वो उल्टी जो है वो डगर पर चल रही है। बिजली महंगी होने से पैदावारी लागत जो है वो बढ़ जाती है और उसके बाद बाकी जो चीज़ें महंगी हैं जो ऑब्वियसली किसी भी मिल चलाने के लिए ज़रूरी होती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम डेडलाइंस का होता है। जो आपने इंटरनेशनल ऑर्डर्स लिए होते हैं और इवन नेशनल भी लिए होते हैं, आप डेडलाइन मीट नहीं करते, आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है और फिर लोग जो हैं वो अपने ही लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। खैर, ये वो मसाइल हैं जो हुकूमत को हल कराना बहुत ज़रूरी है। क्यों नकासी आपके इंतजाम नहीं किए जा रहे इमरान भाई? देखिए, बिल्कुल आपने एक तरफ तो पूरा शहर जो है वो खोदा हुआ है और आपको शहर जो है वो खोदना याद ही तब आता है जब मानसून का आगाज़ होने। ये कोई आज की बात नहीं है, हमेशा हर साल जो है वो हमें इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो डिसल्टिंग की प्रॉब्लम होती है कि जो सीवरेज लाइनें हैं वो चौक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। दूसरा, आपकी जो सीवरेज लाइनें हैं वो पुरानी हैं, छोटी हैं। अब जो है वो दोबारा खुदाई की गई है, नई सीवरेज लाइनें जो है वो बिछाने। इसके साथ साथ अगर बात करें, बारिश जब होती है फौरी तौर पर पानी निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ शाहराहें ऐसी होती हैं जहाँ पर बारिश के बाद घंटों बाज़ का तो एक दिन दूसरे दिन भी पानी जो है वो खड़ा रहता है। इसकी वजह जो है वो यही है कि वहाँ का सीवरेज सिस्टम जो है वो नाकारा हुआ होता है। अब अगर चूँकि मैं अगर अल्लामा इकबाल टाउन में रहता हूँ, मैं उन एरियाज़ की बात करूँ वहाँ पर जितनी ये बारिश अब हुई है, 1 घंटा भी बारिश होगी ना तो उसके बाद 12 से 13 घंटे वहाँ पानी खड़ा जरूर रहेगा ज़्यादातर इलाकों में। और उसकी वजह यही है कि सीवरेज सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं। और अब जो है वो लाहौर में आप बात करें जो सड़कें खोदी गई हैं, जो ऑलरेडी जहाँ पर काम हो रहा है, जो ऑरेंज लाइन का ट्रैक है, या इसके अलावा जहाँ पर भी तामीराती काम हो रहे हैं, जहाँ नहीं हो रहे हैं और जो पोश इलाके हैं वहाँ पर भी पानी जमा हो जाता है। यकीनन दूसरी बात ये भी है कि अंडर पासिस के अब इन्होंने रातों रात जो है ना अंडर पासिस को नीचे जो है वो रोड्स को कारपेटेड किया है
तो इससे अच्छा था कि वो पहले जो है वो सीवरेज लाइनें जो कि बोसीदा हो चुकी थी उनको वो नहीं बनाते। और दूसरा ये भी है कि लोगों को परेशानी है, अंडरपासेस के नाम बदल दिए हैं और वो लोग जो हैं वहीं पे खड़े हो जाते हैं अंडरपास के नीचे कि अगला अंडरपास कौन सा आना है। तो ये भी बहुत सारे मसाइल हैं कि सिटी में जो है जितने भी अंडरपासेस हैं केनाल के ऊपर, इनमें तमाम में जो है वो नई सीवरेज सिस्टम जो है वो बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले सेल्स और प्रमोशंस आपको बताएंगे बचत बाजार में। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जी ओरिजिन किड्स। ओरिजिन किड्स पर आपको अप टू 25% तक डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास मोनार्क। मोनार्क पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो आप लिबर्टी मार्केट फिलिंग फैब्रिक्स पर जा सकते हैं, वहां से जाकर खरीद सकते हैं और वहां पर और भी बहुत सी वैरायटी और डिज़ाइंस मौजूद हैं। ज़रूर विजिट कीजिएगा, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा। आगे बढ़े, हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में नेस्ले फ्रूटा वाइटल्स है जी 1 लीटर, रिटेल प्राइस है 150, प्रमोशनल प्राइस है 125, आप 25 रुपीज़ बचा सकते हैं। चिकन नगेट्स 900 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 499, प्रमोशनल प्राइस 430, आप 69 रुपीज़ बचा सकते हैं। मूवी टाइमिंग्स आपको बताते चलें और मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास वो कहाँ लिखा है जी। टुडेज डायरी में सबसे पहले हमारे पास मूवी है सुल्तान, और सुल्तान लगी हुई है 1:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में और 11 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। फाइंडिंग डॉरी है जी 5 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में, 4:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। इश्क पॉजिटिव लगी हुई है जी 5:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। मदारी लगी हुई है जी 10:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में, 6:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। रिवेंज ऑफ द वर्थलेस 3 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में, 2:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। स्टार ट्रैक बियॉन्ड 2:30 बजे और 6:45 बजे सिनेस्टार आईमैक्स में। द कॉन्जरिंग 2 7 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में। आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ और शामिल करेंगे आज के भाव। और आज के भाव में सबसे पहले हमारे पास है जी जेनिथ शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये में और मटन है 840 रुपये में। इसी के साथ बीफ कीमा जो है वो आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा है 960 रुपये में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 106 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त है जी 154 रुपये में। और इसी के साथ परचून से अंडे जो है वो आपको मिलेंगे 91 रुपये दर्जन, थोक से 89 रुपये और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 90 रुपये दर्जन।
और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, अक्सर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा कि तस्वीरें बोलती हैं। तो वो तस्वीरें कैसे बोलती हैं, ये आर्ट उस तस्वीर खींचने वाले के हाथ में होता है कि वो आपको क्या दिखाना चाह रहा है, वो किस तरह से सिनेरियो क्रिएट करना चाह रहा है अपनी एक तस्वीर में, और अपने एक ही उस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको क्या स्टोरी, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत कम ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस आर्ट से आशना हैं और इस आर्ट को समझते हैं, अपने काम में दिखाते हैं और फिर आगे भी ट्रांसफ़र करते हैं। और जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लेते हैं, तो आगे ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे बड़े लोगों के लिए। ऐसे ही एक टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने काम में बहुत महारत रखते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी, फ़ोटो जर्नलिज़म में बहुत मकबूल हैं, बहुत नाम है। आगा रिजवान अली हमारे साथ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अब अपना आर्ट, अपना जो टैलेंट है वो आगे भी ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जैसे मैं अभी शुरू में बोल रही थी कि बहुत मुश्किल भी है, लेकिन जिन लोगों का शौक़ है उनके लिए आसान भी है। सो आपने किस तरह शुरू किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब फैमिली में पहली दफ़ा कैमरा आया, आई वाज इन क्लास 9th और 10th। तो मामू मेरे बाहर ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे थे, तो वो साथ कैमरा लेके आए। तो फैमिली में वो कैमरा बाय करते हैं, पर्चियाँ डाल के निकला, तो वो कैमरा हमारे घर में आया। अच्छा। बाकी बहनों या खालाओं के घर के जाने के बजाय। तो उस दिन से कैमरे से दोस्ती हुई जो आज तक जारी है। सबसे पहली तस्वीर किसकी खींची? सबसे पहली तस्वीर मतलब मुझे ये याद है कि मैं स्कूल में सेंट्रल मॉडल में ना सारी गेम्स में हिस्सा लेता था, लेकिन जब मेरे हाथ में कैमरा आया तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया था कि मैं जंगलों में चला गया, दरिया पे चला गया। अच्छा। मतलब मेरे लिए मेरा विजन डिफरेंट हो गया था कि चीज़ें मैं नेचर को बहुत करीब से देखना चाहा। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते सिर्फ तभी से आपको एहसास हुआ कि इसको एज अ करियर अडॉप्ट करना है? करियर तो मैंने एज ए फैशन फोटोग्राफर स्टार्ट किया था, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। तो फिर मुझे कोई वे आउट चाहिए था कि जो इसी फील्ड से या कैमरे से ही मेरा राब्ता रहे। तो मेरी पहली जो टीचिंग थी वो कनेट कॉलेज थी, जहाँ पे मैंने 16 साल पढ़ाया। अच्छा। और बल्कि मैं समझता हूँ कि मीरा फैलबूस जो कनेट कॉलेज की जो प्रिंसिपल रही हैं, मेरे आज इस जगह पे पहुंचने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल सही। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट बहुत मैटर करती है। अच्छा, फ़ोटो जर्नलिज्म है क्या ये? मैं बज़ाहिर तो हम इसे कहते हैं ना कि तस्वीर कहानी जी, या चीज़ों को देखना या इन्वायरमेंट को देखना, मतलब बयान करना। अखबार, आपने कभी किसी ब्यूटी पार्लर पे कोई आर्टिकल लगा हुआ देखा? नहीं, मतलब आर्टिकल नहीं, तस्वीरें, मतलब एज एन कॉबलर की शॉप पे आपने कोई आर्टिकल लगा हुआ देखा? तस्वीरें लगी हुई। आप, ये हमारी लैंग्वेज है, हम इसे लैंग्वेज कहते हैं कि हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सही। दैट्स इट। मतलब आप उसको कह लें कि फोटोग्राफर्स की जो आई है उसकी सोल की विंडो होती है। बिल्कुल सही। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कैप्चर करना कि आपके पास अगर एक बहुत बड़ी चीज़ है, सो किस चीज़ पे फोकस करके ये आगे लोगों को भी कम्युनिकेट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं, सो यू हैव नो आइडिया कि मैं भी उसको उसी एस्पेक्ट से देखूं या उसको उस तरह बिल्कुल से। आप बिल्कुल बजा कह रही है। उसमें हम मैंने जो नॉलेज ली, मेरी नॉलेज का बहुत बड़ा हिस्सा वो इंटरनेट है। जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी तो एनालॉग थी, उस वक्त कंप्यूटर भी नहीं आया हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में, पाकिस्तान में 4 से 5 किताबें अवेलेबल थी या मैगजीन्स आया करते थे। उसके बाद हमारे पास कोई नॉलेज का सोर्स नहीं। यहाँ पर तो कोई ऐसा डिप्लोमा या ऐसा कोर्स भी नहीं था जो 70 सालों में पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में फ़ोटो जर्नलिज्म पे काम नहीं किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम किया कि हमने विजुअल बर्डन को स्ट्रीमलाइन किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में 1 ईयर PhD प्रोग्राम इन फ़ोटो जर्नलिज्म पिछले साल मैंने स्टार्ट करवाया। सही, ताकि जो लोग ये शौक रखते हैं, जो लोग इसमें एक्सेल करना चाहते हैं। देखिए, आपके न्यूज़पेपर भी निकलता है, आपका चैनल भी चलता है, और सारा आपकी तस्वीरों के ऊपर हिसार करता है आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। अगर आपकी तस्वीरें अच्छी नहीं होंगी, आपका कैमरा वर्क अच्छा नहीं होगा, आपका स्टूडियो वर्क अच्छा नहीं होगा,
आपका विजुअल बर्डन नहीं होगा तो लोग चैनल चेंज कर देंगे, क्योंकि ये तो पावर है ना, तो मेरे हाथ में, मैंने फौरन चेंज करके किसी और चैनल पे चले जाना है। बिल्कुल सही। वो जो आउटलुक है, वो जो प्रेजेंटेशन है, वो सारी फोटो जर्नलिज्म है, विजुअल कम्युनिकेशन है, विजुअल जर्नलिज्म है। बिल्कुल सही। सो अभी अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें और आपके जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट्स हैं उसमें सेमियोटिक्स है जी, ये क्या होता है? सेमियोटिक्स एक्स्ट्रा वॉवल्स कह लें आसान लफ्जों में, मतलब साइंस, सिंबल्स। अब मेरे लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फ़ोटो जर्नलिज्म में सेमियोटिक्स के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। मैं इस वक्त जिस जगह पे हूँ ना आपको पता है ना मुझे पता है, अगर इसको विजुअल बर्डन में क्रिएट करना है ना तो इसकी बेहतरीन मिसाल है कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल करें। सही। तो लास्ट ईयर मैं अमेरिका में था, तो आप एयरपोर्ट से बाहर आते तो आपको हर जगह फ्लैग्स नज़र आएंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग कम, दूसरी पार्टियों के फ्लैग ज़्यादा नजर आते हैं। ये विजुअल बर्डन है, ये सेमियोटिक्स है। मैं पाकिस्तानी कब बनूंगा? जब मेरी सेमियोटिक्स की सेंस डेवलप हो। सही। उस सेंस को लेकर ही हम चल सकते हैं। और ये स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स है, सो आप इसको किस तरह क्रिएट कर सकते हो? कैमरे के थ्रू आप किस तरह इसमें देखें? मतलब इन चीज़ों में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पॉजिटिविटी क्रिएट करनी चाहिए, वो आप छोटे छोटे सिंबल्स हैं, जैसे सिटी 42 है, तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान का फ्लैग भी ऊपर आ जाए तो बड़ा सिमियोटिक नहीं हो जाएगा। ये नेशनलिज्म को आप प्रमोट करना शुरू कर देंगे। सही। अपने साइंस में आप ये चीज़ें ऐड करते ही जाएंगे तो हमारे ऊपर बच्चों, आने वाली जनरेशन को पता होगा कि यार हम पाकिस्तानी हैं। आज के बच्चों को जो मम्मी डैडी बनते जा रहे हैं उनको ये पता ही नहीं वो किस मुल्क के शहरी हैं। सो ये वो छोटी छोटी चीज़ें, ये आपने एक मिसाल दी, इस तरह की और भी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। सो अमेरिका का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पर ऑब्वियसली आप अपने फेलो से भी मिले होंगे, जो बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारी जगहों पे गया, लेकिन वही जो चीज़ जो आज तक मुझे यहाँ पे कमज़ोरी महसूस हो रही है, हम यहाँ पे सिर्फ 14 अगस्त तक झंडा निकालते हैं, 1 अगस्त से 14, पूरे साल क्यों नहीं? सही। तो वो एक वो वहाँ पे अवेलेबल है, फैक्टर है। वो चाइना में भी इसी तरह से है, मलेशिया में भी इसी तरह से है, दुनिया के हर अच्छे मुल्क में जहाँ डेवलपमेंट आपको नजर आएगी। ये जो अभी आपने प्रोग्राम शुरू कराया पीजीडी, उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? उसमें इसकी सारी चीज़ें हैं, उसमें साइकोलॉजी पढ़ाते हैं हम, साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं जिसमें ग्रेगरी, गिब्सन, गेस्टाल्ट, जिसको हम असल में जब तक आप फोटोग्राफी करते हैं ना तो उसमें बहुत सिर्फ ये नहीं है कि आपने तस्वीर उतारनी है, आपने कहा ना सिमियोटिक्स, सिमियोटिक्स के पीछे भी आएगा आपका अपना माइंड फ्रेम, आपकी सोसाइटी से अपनी सोच और क्रिएटिविटी, फिर कैमरे का फ्रेम, फिर कैमरे के आगे लगे हुए लेंस की फोकल लेंथ का फ्रेम, इन चीज़ों के ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल और इंटेलेक्चुअल बेस को इकट्ठा करते हुए हम कहाँ तक जा सकते हैं। ग्रेगरी, गिब्सन और गेस्टाल्ट ये थीरीज हैं, इनमें आप अगर कभी मतलब डिटेल में जाना तो एक पूरी एक कहानी स्टार्ट हो जाती है। मुख्तसर करता हूँ कि हम सिंबल, साइंस और चीज़ों को, ख्वाबों को कैसे देखते हैं। अगर मैं ख्वाब देखता हूँ तो मैं उसे इंटरप्रेट कैसे करूँ। अब मैंने ख्वाब देखा है तो मुझे इंटरप्रेट करने के लिए या उसको पर्दा स्क्रीन पे लाने के लिए मुझे टेक्निकल एबिलिटी चाहिए। इन दोनों का कोलाज फोटो जर्नलिज्म। सही सही, मतलब वो सारी चीज़ों को जो मिलाकर आप एक कोलाज बना रहे हो, वो प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। वो एक सिंगल तस्वीर जो है ना वो आपकी डिफाइन कर रही होती है। सही। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फोटो जर्नलिज्म ने जितना नुकसान पहुंचाया हमारी आइडेंटिटी को, वो शायद किसी चीज़ ने शायद ना पहुंचाया। अच्छा आगा साहब, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की जो अभी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस तरफ है? मसलन ये जो अभी हम बातें कर रहे हैं, ये और तरह की चीज़ें हैं। फोटो जर्नलिज्म में अक्सर अमूमन ये समझा जाता था कि अच्छा पिक्चर अच्छी खींच ली, कलर का ख्याल रख लिया, शेडोज तो नहीं बन रहे, जो आप बताना चाह रहे हैं कि आप उसको डिपिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। सो ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं इसके अंदर। सारे ही सब्जेक्ट्स है, कैमरा, उसकी साइंटिफिक साइड, उसकी टेक्निकल साइड, अडॉप, और उसके अलावा फिर विजुअल बर्डन, फिर कम्युनिकेशन थेरीज। हम एक तस्वीर अखबार में देना चाहते हैं, लेकिन इशू ये आ रहा होता है कि स्पायरल ऑफ साइलेंस एक थेरी है कम्युनिकेशन की जी, कि कम्युनिटी में से वो बंदे या वो लोग अलूफ हो रहे हैं, तो हम उस स्पायरल ऑफ साइलेंस को कैसे ब्रेक करके उनको यूनाइट कर सकते हैं। हमें फोटोग्राफर को एहतियात करनी पड़ेगी कि मेरी इस तस्वीर से कहीं स्पायरल ऑफ साइलेंस लग तो नहीं रहा या उसमें कहीं गैप तो नहीं आ रहा। ये चीज़ें अभी इन नहीं हुई, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि क्या ऐसा जब ये पढ़कर लोग लोग बाहर निकलेंगे तो उनका विजन जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। सो आजकल एक ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा आपने भी भरमार देखी होगी सोशल मीडिया पर कि हर कोई फोटोग्राफर बना हुआ है और लोगों को लगता है कि उन्होंने DSLR ले लिया या कोई प्रोफेशनल कैमरा ले लिया, सो ही और शी इज़ अ फोटोग्राफर। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में ही ऐसे है।
लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटी, हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा हमें, हमारी यूथ को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहा कि बच्चे खेलना चाहते हैं तो क्या खेलें, कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो क्या करें। अब मोबाइल पे आ गए हैं, वो घर से निकलना ख़त्म हो गया है। मतलब मेरे ज़माने में हम पार्कों में जाना या सैर करना, और आज वीकेंड्स पर क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे पूरी फैमिली। मैं तो खैर नहीं जाती थी, लेकिन आई एम श्योर जब मेरे भाई वगैरह जाते हैं ऐसे ही था, और सारी फैमिली इकट्ठी होती थी, पूरा एहतमाम होता था और खाने पकते थे, सारी रात 2 दिन हफ्ता इतवार इसी में गुजर जाता था। वो आपका कैथारसिस था। आज का कैथारसिस आपके पास कैमरा है, चाहे वो अपनी सेल्फियां कर लें, चाहे वो माशरे की खींच लें या कुछ भी। और दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस है कि चलो अगर एक चीज़ ले ली है तो इससे आउटपुट ली जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बुरी बात है, मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन फिर वो जो एक क्वालिटी वर्क होता है जिसको आप प्रेजेंट देखिए, कर सको, जब आपका तो शौक आता है ना, तो फिर आप सीखना भी शुरू कर देते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ अच्छी हो जाती है। बच्चा पहले दिन से सीधी लाइन तो नहीं लगा सकता, सही, तो उनको सिखाना पड़ता है। अच्छा, पोस्ट जो कैप्चरिंग के बाद जब आप पिक्चर्स खींच लेते हो, जो पोस्ट में काम किया जाता है, देखिए फोटोजर्नलिज्म में कोई पोस्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है इन फोटोग्राफी की जिनकी मैं बात फैशन दूसरी जॉनरास में, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फैशन या वेडिंग फोटोग्राफी में हमें पोस्ट ही पोस्ट करनी पड़ती है। ठीक, लेकिन फोटोजर्नलिज्म में पोस्ट प्रोडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब तो इंटरनेशनली बैन लग गया है कि आप रॉ इमेजेस भी नहीं खींच सकते। रॉ इमेजेस वो फाइलें होती हैं जो जेपेग नहीं होती, उस पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, कलर करेक्शंस को ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, तस्वीर का फॉर्मेट अपनी मर्जी का बना सकते हैं। अब उसकी भी पाबंदी है। और इसकी वजह क्या है, क्यों पाबंदी कि हमें अल्टर नहीं कर सकते। अच्छा, इवन आपको मैं देख रहा हूँ तो आपके अगर पीछे से कोई बाल खड़े हैं ना, आपको सेलिब्रिटी हैं और मैंने आपकी कोई पापाराजी वर्क किया है या आपका प्रोफाइल बनाया है किसी मीडिया के लिए, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो उस बाल को उतारना एथिकली रॉन्ग है। अच्छा, ठीक है, मतलब जो है जैसे है, जर्नलिज्म में आपको वैसे ही, मतलब बनावटी कोई काम नहीं होना, बनावटी कोई चीज़। एंड आई थिंक इट्स गुड, मतलब इट्स एथिकल। यही तो एथिकल है और यही विजुअल बर्डन है। अगर मुझे फिर मेरी इसका मतलब ये है कि मेरी सेंस होनी चाहिए कि यार ये बाल मुझे अगर तंग कर रहा है तो मेरी फोटोग्राफ को कितना ख़राब करेगा। सो आई हैव टू चेंज माई प्लेस, आई हैव टू चेंज माई लोकेशन। मैंने अपनी होराइजन लाइन चेंज करूँगा कि मुझे वो जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं मैं उनको एलिमिनेट अपने एंगल से चेंज। ठीक है, अच्छा, टेक्निकली अगर हम बात करें तो कौन सी चीज़ सिखाना बच्चों को मुश्किल है? जब इसमें लाइट है या लेंस वर्क है या टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या चीज़ें मुश्किल हैं आजकल बच्चों को सिखाना? पिछले तकरीबन जो 16-17 साल मैंने पढ़ाया है ना, उसमें यही था कि मेरे लिए सबसे बड़ी हर्डल ये थी कि मैं 3 महीने का मेरे पास एक सेमेस्टर हुआ करता था, 4 महीने का। तो खैर उसमें मैंने सबसे बड़ा जो काम मैं ये करता था कि मैं प्रैक्टिकली बच्चों को लेकर फील्ड में निकल जाता था कि प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई काम दुनिया का मुश्किल नहीं होता। एक दफ़ा गलती करेंगे और आप तस्वीर को देखना ना सीखें, तस्वीर को पढ़ना सीखें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ नज़र आना, सब कुछ नज़र आ रहा होगा, और अपनी चीज़ों को खुद क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली उसमें बेहतरी आएगी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने काम को खुद देखो, आपको ज़्यादा पता लगेगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं और आपने उसको ठीक कैसे करना है। हम मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। आगा साहब, आप नाइकॉन की ट्रेनिंग भी देते हैं और उसके ट्रेनर भी हैं, मुख्तलिफ बच्चों को सिखाते भी हैं, ये क्या ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं? ये नाइकॉन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि जब कैमरा वो सेल करते हैं तो बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं कि आप इससे काम कैसे कर सकते हैं और अपनी अर्निंग का हिस्सा कैसे बना सकते हैं या अपने काम को कैसे निखार सकते हैं। इस सिलसिले में अभी कल भी उन्होंने दुबई से एक बहुत बड़े प्रेस फोटोग्राफर को बुलाया था, उसकी रॉयल पाम क्लब में उन्होंने प्रेजेंटेशन करवाई और उसको मतलब उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के जापान से, अमेरिका से फोटोग्राफर्स आते हैं, वो ट्रेनिंग्स करवा के जाते हैं और इनके पाकिस्तान में तमाम सेंटर्स 5 बड़े शहरों में वो चल रहे हैं और वहाँ पे वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। मैं सिर्फ ना नाइकॉन की करवा रहा हूँ बल्कि ओलंपस की भी करवा रहा हूँ और इसके साथ साथ जो मुझे सबसे बड़ा एजाज़ हासिल है वो डाटा कलर इंटरनेशनल का है। डाटा कलर इंटरनेशनल कैमरे और तस्वीर के दरमियान एक ऐसा राब्ता है जी, जो हमारी कलर कैलिब्रेशन, लेंस की कैलिब्रेशन, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, शायद आपके लिए ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। हम टोनिंग कर लेते हैं आसानी में कि तस्वीर जो जैसे कलर्स हैं उनको वैसा ही नज़र आना चाहिए या लेंस अपना
फोकस कर रहा है, लेकिन जो चीज़ मैं फोकस कर रहा हूँ वहाँ पे नहीं आ रही, तो हमें लेंस को कैलिब्रेट भी करना है कि आप कोई ऐनक उठा के अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते जब तक आपकी आई साइड का नंबर ना लगाओ। तो कैसे हो सकता है कि एक लेंस और एक कैमरा आप कहीं से उठाते हैं, जोड़ते हैं, चाहे वो एक ही कंपनी के हो, इतनी कैलिब्रेशन नहीं हो सकती। सेंस होनी चाहिए कि अगर आप इस तरह की फोटोग्राफी करना चाहते हो तो आपको लेंस कौन सा चाहिए, लेंस कौन सा, लेंस के अलावा कि हर लेंस इस्तेमाल होने के बाद उसकी कुछ पावर्स कम हो जाती हैं यूज़ होने के बाद। जैसे एज होने के साथ आपको नज़र की ऐनक लग जाती है बाज़ लोगों को, तो इसी तरह लेंस की भी कैलिब्रेशन होना एक सिस्टम है। इसी तरह आपके कंप्यूटर, आपने तस्वीर उतारी है, आपने कैमरे की स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उसके कलर कुछ और आ रहे हैं, कंप्यूटर पे आते हैं तो आपको सेंस हो, तो वो डाटा कलर जो है ना वो आपको ये सारी सेंसेस देता है कि आप अपने वर्क फ्लो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही, और स्टिमुलेट कैसे कर सकते हैं कि वो आपस में जो है वो मिलता जुलता भी लगे, ये ना हो कि कहीं और जाके वो कुछ कलर पीला होता रहा है, वो ऑरेंज हो रहा है या रेड है, तो वो मस्टर्ड की तरफ टोन्स चेंज हो रही हैं, तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें डाटा कलर को बिल्कुल सही। अच्छा, दिस इज सो अमेजिंग कि आपने ट्रेनिंग कहीं से हासिल नहीं की, एंड यू नो मैं समझता हूँ मतलब आई एम फॉलोअर ऑफ हजरत अली कि जिससे भी आपको नॉलेज मिले ना वो आपका उस्ताद है, चाहे वो आपसे बजाते खुद आप उससे नॉलेज लें या उसके काम को देख के नॉलेज हासिल करें। सही। तो अगर ये पैशन हो तो कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं। सही, मतलब कोई खास ट्रेनिंग या डिप्लोमास की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, अगर HEC की बात करें तो वहाँ पे ट्रेनिंग्स और डिप्लोमे और डिग्रियाँ चाहिए, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के मालिक को ले लें तो उसके पास तो कोई डिग्री नहीं। तो ये इंस्पिरेशन रही आपकी? ये इंस्पिरेशन रही। सही। और वैसे भी आपने जैसा कि बताया कि पाकिस्तान में ऐसा कोई डिप्लोमा या ऐसा कोई जगह यूनिवर्सिटी मौजूद ही नहीं थी जहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता। आपके कुछ पिक्चर्स का मोन्टाज हमने बनाया कि जो आप सोचते हैं उसको किस तरह से डायरेक्ट करके प्रेजेंट करते हैं, वो मैं चाह रही हूँ कि अगर हम मोन्टाज जो है वो दिखाएँ और अगर हम प्ले कर सकें। ये पिक्चर्स का मोन्टाज था, जो तस्वीरें बोलती हैं वो नज़र आ रहा था मुख्तलिफ़ तस्वीरों में, और काफ़ी मुझे बहुत सी चीज़ों में कुछ सवाल भी आ रहे थे जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। ज़रूर पूछेंगे, लेकिन नाज़न अभी आपको लिए चलेंगे गुलबर्ग वासा के हेड ऑफिस, जहाँ पर इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चलें, आपको वहाँ भी लिए चलेंगे। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वहाँ पर राब्ता मुनक़ता हो गया, तो जब जैसे ही बहाल होगा आपको दोबारा लिए चलेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ पिक्चर्स ऐसी थी जो देखने में बहुत सिंपल थी, लेकिन जब मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी और उसके बाद मैंने उसको दूसरे एंगल से देखना शुरू किया तो मुझे बहुत सी चीज़ों में बहुत से मैसेजेस नज़र आए। ये चीज़ तो देखिए, एक थ्योरी है फोटोग्राफी में, बल्कि साइकोलॉजी में भी है, मिनिमलिज्म। कम से कम चीज़ें दिखा के भी आप बर्डन क्रिएट कर सकते हैं। हर चीज़ दिखाना भी ज़रूरी नहीं होता। उसकी मिसाल ये अभी जो शामी बच्चे की जो तस्वीर है उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मिनिमलिज्म की, लेकिन वो एक जो सब्जेक्ट है उसमें वही 100 दास्तानें जो है वो सुना रहा है। बिल्कुल सही। हम फोटोग्राफी की बात कर रहे थे, विजुअल आर्ट की बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। टाइम मेरे पास अब कम रह गया, लेकिन मैं चाहूँगी कि कोई एक मैसेज जो आप उन यंगस्टर्स को देना चाहो जो डिग्री तो नहीं हासिल कर पा रहे, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आप अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को जो इसमें अपना पैशन बनाकर सीखने की कोशिश करते हैं, तो क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? बी पॉजिटिव, अपने लिए ज़्यादा ना सोचें बल्कि अपने मुल्क के लिए सोचें, सही, अपने माशरे के लिए सोचें। और थोड़ा सा हमें रिटॉरिक्स पे काफ़ी ज़रूरत है कि एथोस, पैथोस और लोगोस, यानी कि फील टू एथिक्स,
फील टू इमोशंस और लॉजिक, अपने काम में इन तीनों चीज़ों का एहसास रखेंगे तो आपकी एक्सेल है। बिल्कुल सही, और आप फिर एक्सप्लोर भी ज़्यादा कर सकोगे, और अगर आप बिगर पिक्चर को देखोगे, अपने आप से निकल कर सोचोगे, तो वो ज़्यादा बेहतरी जो है वो काम में भी नज़र आती है और फिर लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। गुड लक फॉर दिस प्रोग्राम जो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू कराया, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आप जो पढ़ा रहे हैं, अपना टैलेंट जो आपने अपना एक्सपीरियंस किया, अपना एक्सपोजर किया, वो डिलीवर कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन इससे पहले कैसे हवाई अड्डे हुआ करते थे, हिस्ट्री क्या है इसकी, और एशिया का सबसे पहला हवाई अड्डा जो है वो कहा जाता है कि लाहौर में था। तो हिस्ट्री हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का राव साहब, बाहर का मौसम कैसा है? ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। चलिए, मैं तो अभी यही दुआ कर रही हूँ कि आज सारा दिन मौसम ऐसा ही रहे, लोगों का वीकेंड अच्छा गुजर जाएगा। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं जनूबी एशिया का पहला हवाई अड्डा लाहौर में था। जी, लाहौर में बना। जिस तरह से लाहौर को मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ इमारात और इदारों की निस्बत फ़ोकियत हासिल है, इसी तरह से एयरपोर्ट के हवाले से या जो हवाबाजी के हवाले से भी लाहौर को ये ख़ास हासिल है कि जनूबी एशिया का पहला जो हवाई अड्डा है वो लाहौर में बना। सही जी, तो ये वाल्टन जो ओल्ड है एयरपोर्ट, ओल्ड एयरपोर्ट वाल्टन का है, तो उस जगह पे ये बनाया गया था। शुरू में 4 हवाबाज थे, जिनमें 3 हिंदू थे और 1 सिख। उन चारों हवाबाजों ने मिलके तो फ्लाइंग क्लब बनाया था एक, और ये 1930 में शुरू हुआ। 1930 में 1930 जी, 1930 में, और 31 में जो है वो उन्होंने यहाँ से उड़ान भरनी शुरू कर दी थी। अच्छा। छोटे त्यारे जो थे उनके साथ। अच्छा। तो उसके बाद जो है 1 साल के बाद यानी 1932 में फिर इसका नाम जो था वो पंजाब फ्लाइंग क्लब इस जगह का रखा गया, और फिर सिविल एविएशन का इदारा बना, और उसके बाद जो है और वो सिविल एविएशन का इदारा भी पाकिस्तान बनने से पहले बना। पहले बना, और उसके बाद फिर 1932 के बाद, और सिविल एविएशन के इदारे के बाद जो है यहाँ से फिर इसका नाम भी चेंज कर दिया गया फ्लाइंग स्टेशन का, और इसका नाम जो पंजाब फ्लाइंग स्टेशन था उससे बदल के तो नॉर्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब ये रख दिया गया। ठीक है। तो उसके बाद फिर 1934 में पहली जो बाकायदा यहाँ से फ्लाइट शुरू हुई, कमर्शियल फ्लाइट शुरू हुई, वो लाहौर से कराची के लिए थी। अच्छा। और उसके बाद फिर 4 साल बाद 1938 में दिल्ली के लिए जो है वो लाहौर से दिल्ली सर्विस शुरू। तो ये जहाज़ जो थे ये कहाँ से आए, किस तरह यहाँ पर अरेंज किए गए, या यहाँ पर कोई ट्रेनिंग सेंटर भी मौजूद था? यही क्लब जो है ये ट्रेनिंग सेंटर ही था, बाकायदा कोई एयरपोर्ट नहीं था। अच्छा। इसी क्लब को ही जो है फ्लाइंग क्लब को ही एयरपोर्ट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल इसका शुरू हो गया था। ठीक ठीक ठीक। और पहले जो त्यारे ना तो इतने पे खराजात यानी इतने महंगे त्यारे नहीं थे। हाँ। दूसरा ईंधन जो था वो भी सस्ता था। तो यहाँ जो आगाज़ हुआ वो जिस तरह से उस दौर के जो उमरा थे वो बाकायदा ट्रेनिंग लेने के लिए सीखने के लिए आते थे, और वो फ्लाइंग जो है वो लाहौर के गिरदोनुमा में वो त्यारे उड़ते थे। अच्छा। और ये उमरा का एक जिस तरह से घुड़सवारी का शौक है, इस तरह से वो लोग सीखते, और जिस तरह से आजकल कार ड्राइविंग या इस तरह से सीखी जाती है, यहाँ ये इस तरह से सिलसिला था। सही, मतलब कोई नई चीज़ जब आती है तो उसका चार्म भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है। तो बाद में जो है वक्त के साथ साथ जिस तरह से हालात ऐसे होते गए दहशतगर्दी के और इस तरह से मामला, तो ये चीज़ें जो थी वो अंडरग्राउंड होती गई और छुपती गई आम लोगों से। तो आम लोगों के लिए वो कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं थी या नहीं, आम लोगों के लिए नहीं थी, लेकिन ये था कि जिस तरह से कोई हम भी छोटे होते उस वक्त देखते थे कि जिस तरह से फूल गिराए जाते थे, या जिस तरह से 14 अगस्त या कोई ऐसी मौके पे झंडियाँ और इस तरह की चीज़ें जो है गिराई जाती हैं ऊपर से। राव साहब, आप 1934 में कब होते थे? नहीं, हम तो नहीं, अब भी जब हम छोटे, अब भी ये चीज़ें हैं कि किसी खास मौके पे अब भी फूल गिराए जाते हैं, कुछ झंडियाँ गिराई जाती हैं 14 अगस्त के हवाले से, खुशी के ऐसे मौके पे।
तो फिर पब्लिसिटी की जो चीज़ें जिस तरह से कोई हैंड बिल या इस तरह से वो भी गिराए जाते थे। तो ये शुरू से इस तरह से एक सिलसिला अच्छा, तो तक़सीम पाकिस्तान के वक्त क्या हालत थी फिर इसकी कि जो तैयारे यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ ही रहे या उन्होंने भी आमदरफ्त के लिए उनको भी इस्तेमाल किया गया था, क्या सूरत हाल? क्योंकि जो पायलट थे हवाबाज थे वो मुसलमानों में से कम थे, तो वो ज़्यादा जो थे वो हिंदू और सिख ही थे। तो पाकिस्तान जिस वक्त तकसीम हुई है तो वो लोग जो अच्छे त्यारे थे या उस वक्त जो मौजूद थे वो उनको ले गए, और चंद एक जो बिल्कुल नकारा थे या उड़ान नहीं भर सकते थे वो लाहौर यहाँ मौजूद रहे, और उनको भी वो इस कदर कर गए कि ये उड़ा भी ना सकें। तो पाकिस्तान बनने के बाद 2 साल जो है वो कोई उड़ान यहाँ से नहीं हुई, और 2 साल जो है ये फ्लाइंग क्लब जो है ये बंद रहा, और पाकिस्तान बनने के बाद कमर्शियल फ्लाइट भी नहीं जाती थी क्योंकि एयरपोर्ट 2 साल बिल्कुल ही जो है वो बंद रहा। और उसके अलावा बाद में फिर इसका नाम जो है वो नॉर्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब से बदल के और फिर दोबारा से लाहौर फ्लाइंग क्लब रखा गया। ठीक है। तो और फिर तैयारे मंगवाए गए जी, फिर उसके बाद जो है वो तैयारे मंगवाए गए, और 1955 में जो है वो फिर एक नए एयरपोर्ट का जो है वो एक सिलसिला बनाने का एक प्रोग्राम बनाया गया, और वो एयरपोर्ट जो अब हम जिसे हम पुराना एयरपोर्ट कहते हैं कैंट में, वो बनाया गया। अच्छा। तो उसी ये 130 एकड़ रकबा है, और पुराना एयरपोर्ट के ही उसी 130 एकड़ रकबे की दूसरे हिस्से में जो नया एयरपोर्ट है वो 2003 में जो है वो बना, जो इंटरनेशनल अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के नाम से। ठीक है, मतलब ओल्ड एयरपोर्ट के बाद में फिर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। यानी ये तीसरी जगह जो है वो एयरपोर्ट की है। पहली जगह जो वाल्टन वाली, दूसरी जो है ये कैंट वाली, और तीसरी अब जो है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब इस्टेब्लिश किया गया तकसीम हिंद के बाद और जब पाकिस्तान बन गया तो क्या यहाँ से फिर मुसलमानों को भी भेजा गया कि वो ट्रेनिंग ले सकें ताकि परवाज़ें जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक, मतलब परवाज़ें जो हैं वो चल सकें, क्योंकि 2 साल तक जैसा आपने बताया कि कोई परवाज़ यहाँ से ना गई थी ना आई। हाँ बिल्कुल, ये फ्लाइंग स्टेशन बंद रहा था। उसके बाद फिर बाकायदा तरबियत दी गई और हवाबाजों को जो है वो यहाँ से फिर जहाज़ उड़ने शुरू हुए। और फिर ये कि पाकिस्तान जिस वक्त बना है तो उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान जब मतलब भारतीय वहाँ से बम्बई से आए हैं उस इलाके से, तो वो कराची नहीं गए थे, वो त्यारा पहले उनका वाल्टन एयरपोर्ट पे ही आया था। यहाँ आया, यहाँ लाहौर उन्होंने लैंड किया, उसके बाद फिर कराची गए थे। तो उससे पहले भी जो इस तरह के ज़्यादातर तो जो लोग आते थे वायसराय वगैरह या कोई ख़ास हुकूमती अहदेदार वो ट्रेन के ज़रिए ही आते थे, लेकिन कभी कभार इक्का दुक्का जो है वो जहाज़ के ज़रिए भी आमदोरफ्त जारी रहती थी। अच्छा, उस ज़माने में तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और मतलब लैंडिंग करते हुए या टेक ऑफ करते हुए क्या कोई हादसा भी पेश आया करते थे? लाहौर का पाकिस्तान बनने से पहले एक मशहूर हादसा जो है वो एक माल रोड पे पेश आया था एक त्यारे को, और उसका वाक़या इस तरह से है कि जिस जगह अब एक चिड़ियाघर के सामने होटल है, तो यहाँ होटल मेट्रो होटल होता था। तो मेट्रो होटल में एक एंग्लो इंडियन एक अदाकारा थी, रकासा थी, वो ठहरी हुई थी। अच्छा। तो वो जो है वो होटल की बलाई मंजिल पे जाके तो उन्होंने अपना रुमाल लहरा रही थी। तो पायलट जो था वो को देख के तो वो भी अपने कर्तव्य दिखा रहा था, तो वो जहाज़ जो था वो मेट्रो होटल के शेड से टकरा के और वो चिड़ियाघर की जगह पे गिरा था। तो ये 1940 की दहाई का वाक़या, मतलब ऐसा होता था कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन कहीं पर आपको मिल गई तो फिर वो कैमरे ने उसके बाद जो है वो डांस छोड़ दिया था, दोनों हवाबाज हलाक हो गए थे। तो अच्छा। राव साहब, ये तो हमने हिस्ट्री पे बात की, नया एयरपोर्ट जो है वो रह गया और टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। नया एयरपोर्ट अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नया टर्मिनल भी बना है, तो इस पर आई थिंक हम मंडे वाले दिन बात करेंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर यानी कि मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीकेंड खूब इंजॉय कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।